Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is external source of recruitment. As I have told you earlier also that the sources of recruitment are divided into two parts. First is known as internal recruitment and second one is known as external recruitment. When the recruitment is within the organization, it can be in the form of promotion, transfer or layoff, then it is known as internal. When the recruitment is from the outside sources, then it is known as external source of recruitment. मतलब हम बाहर से कैंडिडेट्स को लेते हैं जॉब को फिल करने के लिए, पोस्ट को फिल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस different sources of external source of recruitment. First is campus recruitment. College and institutes of management and technology have become a popular source of recruitment for technical, professional, and managerial jobs. Many big organizations maintain a close link with them to recruit qualified personnel for various jobs. फर्स्ट सोर्स जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो है कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू गो टू द कॉलेज और इंस्टीट्यूट टू गेट द कैंडिडेट फ्रॉम देयर. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी पोस्ट को फिल करने के लिए, जॉब रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए किसी कॉलेज में जाती है, किसी इंस्टीट्यूट में जाती है और वहाँ से कैंडिडेट सेलेक्ट करके लेके आती है, देन दैट इज़ नोन एज कैंपस रिक्रूटमेंट. क्यों जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट कॉलेजेस और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में? क्योंकि उनको हाईली क्वालिफाइड पर्सोनल चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट को फिल करने के लिए. नेक्स्ट सोर्स इज नोन एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज. Management consultants help the organization to recruit technical, professional and managerial personnel. मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं रिक्रूटमेंट में. अगर उनको ऑर्गेनाइजेशंस को टेक्निकली, प्रोफेशनली और हाईली क्वालिफाइड पर्सोनल चाहिए होते हैं, दोज हु आर स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड, दोज हु हैव गुड नॉलेज and experience, then the organization refer to the management consultant. They specialize in middle level and top level executives placements. They maintain data of persons with large different qualification and skill. Placement agencies compile biodata of large number of candidates and recommend suitable name to their clients. They charge fees for their services. जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं उनका काम क्या होता है? लोगों को जॉब दिलाना. तो उनके पास एन नंबर ऑफ बायोडाटाज होते हैं. लोग उनके पास आके अपना बायोडाटा देकर जाते हैं कि जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो यू कैन रिकमेंड आर नेम. और उसके लिए जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, ये फ़ीस चार्ज करते हैं. सपोज़ अगर उन्होंने आपको जो है जॉब दिलाई है, किसी कंपनी में जॉब दिलाई है, तो वो क्या करेंगे? आपसे चार्ज करेंगे या फिर कंपनी से क्या करेंगे? अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे कि वी हैव गिवन यू अ बेस्ट कैंडिडेट एंड फॉर दैट दे चार्ज देयर सर्विस. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्लेसमेंट एजेंसीज. बट जो ये लोग कैंडिडेट प्रोवाइड कराते हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन. ये लोग प्रोवाइड कराते हैं. नॉर्मल अनस्किल्ड पर्सन ये लोग प्रोवाइड नहीं कराते, तभी ये अपनी सर्विस के लिए पैसे भी चार्ज करते हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. Third is known as employment exchange. Employment exchange run by the government help to match personal demand and supply by serving as a link between job seeker and employers. It is suitable for unskilled and skill operative job. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? एक तरह का एक्सचेंज है, मिडल मैन कह सकते हैं, जहाँ पे जो है जिसको जॉब की ज़रूरत है वो अपना जो है बायोडाटा, अपना नेम जो है वहाँ पे रजिस्टर करा देता है. और जो कंपनी है जिनको कैंडिडेट्स की ज़रूरत है वो लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में किन लोगों का नाम जो है लिखा हुआ है जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है.
अगर उनको कोई सूटेबल पर्सन दिखता है अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के लिए फुलफ़िल करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ से वो उनका नाम जो है उसकी डिटेल को क्या करते हैं, ले लेते हैं और उस पर्टिकुलर पर्सन से क्या करेंगे, फिर कांटेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस मैनेजरियल पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। यहाँ पे मोस्टली जो लोग होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, या फिर जो थोड़े बहुत स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब जो है वो कर सकते हैं, उस टाइप के लोगों के बायोडाटाज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मिलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज़ बेसिकली अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर। एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है जिसको जॉब की ज़रूरत है, और जिस पर्सन को जॉब की ज़रूरत है और जिन एम्प्लॉयर को कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोनों की डिमांड और सप्लाई जो क्या होती है, फुलफिल होती है। बट द मेन थिंग इज़ दैट candidate available in the job exchange are mostly unskilled, or we can say less skilled, those who are able to do the ऑपरेटिव जॉब, रूटीन टाइप की जॉब कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी ना हो, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना हो। क्लैरिकल टाइप की जॉब जो है लोग कर सकते हैं, वो कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है मिल जाते हैं। नेक्स्ट सोर्स इज फोर्थ, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, जर्नल और टेलीविज़न। एडवर्टीज़मेंट दे के हम न्यूज़पेपर में भी ऐड दे सकते हैं, किसी मैगज़ीन में दे सकते हैं, टेलीविज़न में दे सकते हैं। ऐड दे के क्या करते हैं, कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट शो करते हैं, और फिर जो कैंडिडेट उन एड्स को देखते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं, और जो कैंडिडेट होंगे उनकी जो है जॉब की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पोस्ट फिल हो जाएगी। The practice of telecasting of vacant posts over TV, दूरदर्शन and other channel is also gaining importance these days। और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हम मेथड मान के चलते हैं, और सबसे पुराना एडवर्टीज़मेंट का मेथड है, सबसे सिंपल और ईजीएस्ट मेथड होता है जो है ऐड का। उसमें आप एक न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, या किसी मैगज़ीन में, या टीवी दूरदर्शन में, नीचे आपने देखा होगा कैप्शंस में लिखी होती हैं रिक्वायरमेंट का। तो इससे जो है आप बहुत सारे लोग मास कवरेज आप कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है बहुत सारे लोगों के पास जाता है एक ही टाइम में। और सेम चीज़ टेलीविज़न के साथ है, बहुत सारे लोग जो है टीवी देखते हैं, तो उनके तक इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में जो है जॉब की रिक्वायरमेंट है, और वो लोग फिर क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। और जो सीनियर लेवल की पोस्ट होती हैं इंडस्ट्री में, उसको हम क्या करते हैं, वी कैन फिल those requirement of post with the help of this source of advertisement। Next is fifth, direct recruitment। A notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the detail of the job available। Job seeker assemble outside the premises of the organization on the specified date and selection is done on the spot। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है कि आप अपनी कंपनी के बाहर एक नोटिस लगा दें कि हमारी कंपनी में ये पर्टिकुलर जॉब खाली है। जॉब सीकर उसको देखेगा, और वो जो है बाहर, आप कंपनी के बाहर प्रीमिसेस में, बिल्डिंग में इकट्ठा हो जाएगा उस पर्टिकुलर डेट पे जब उसका इंटरव्यू होगा, और सिलेक्शन ऑन द स्पॉट हो जाता है। सपोज़ 10 कैंडिडेट आए और 10 में से कंपनी ने 2 को रखना है या 3 को रखना है, तो ऑन द स्पॉट ही सिलेक्शन हो जाता है। कंपनी इमीडिएट बता देती है कि आप लोग सेलेक्टेड हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स देयर इज़ नो अदर लिंक बिटवीन कंपनी और जो एम्प्लॉई है उसके बीच में कोई लिंक नहीं है। कंपनी ने सीधा बाहर नोटिस डाला, अपनी कंपनी की बाहर लिख दिया एक कि इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, और जिसको ज़रूरत है जॉब की वो देखेगा वो नोटिस, और डायरेक्ट कंपनी में क्या कर लेगा, अप्लाई कर लेगा। The practice of direct recruitment is followed usually for casual vacancies of unskilled and semi-skilled jobs। Some workers are known as casual workers। इस टाइप की जॉब जो हैं वो उस केस में जो सूटेबल होती है, अगर आपको अनस्किल्ड लेबर टाइप या वर्कर टाइप की पोस्ट को फिल करना है, या सेमी स्किल्ड जॉब्स को जो है आपने फिल करना है, तब उस केस में जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है आप इस सोर्स को प्रेफर कर सकते हो।
और जो इस टाइप के वर्कर होते हैं, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं, जिनकी पोस्टिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हुई है, उनको हम बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर मीन्स दे आर नॉट परमानेंट, दे आर जस्ट लाइक टेम्परेरी, की काम है तो उनको रख लिया, काम ख़त्म तो उनको रिलीव कर दिया, और जितने दिन उन्होंने काम किया उतना उनको पैसा दे दिया जाएगा, जितने घंटे उन्होंने काम किया उनको पैसा दे दिया जाएगा। दैट इज़ नोन एज कैजुअल वर्कर। दे आर पेड ऑन डेली वेज बेसिस। उनको डेली वेज बेसिस का मतलब आज उन्होंने काम किया 8 घंटे या 10 घंटे, तो आज का जो पेमेंट होगा उनको आज ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको डेली बेसिस पे काम देते हैं और डेली बेसिस पे उनकी पेमेंट करके उनको हम कैजुअल वर्कर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट सोर्स से की जा सकती है। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ वेयर दिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज़ सूटेबल। ये उन जगहों पे सूटेबल है जहाँ पे एकदम बल्क में काम आता है, कि आपको कोई पर्टिकुलर सीज़न है, उस सीज़न में बहुत सारे वर्कर की ज़रूरत है, और उसके बाद जो है आपने काम करा लिया और उसके बाद आपको वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है तो आप उनको रिलीव कर दो। ये परमानेंट काम के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सोर्स है वो सूटेबल नहीं होता। सपोज़ करो कि सर्दियों में आपने ब्लैंकेट्स बनाने हैं, तो उस केस में आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो आपको वर्कर्स चाहिए, तो आपने रख लिए 100 वर्कर, बट आपको पता है कि अब गर्मियों में आपको ज़रूरत नहीं है, उसकी प्रोडक्शन ही नहीं होनी ब्लैंकेट की, तो आप उस केस में वर्कर्स को क्या कर देंगे, रिलीव कर देंगे। Next is labor contractors. Labor contractors, who are themselves employees of the organization, maintain close contact with the laborers. On payment of commission, they can provide the required number of unskilled worker at short notice. लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वर्क एज एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट इनकी ना क्लोज कॉन्टेक्ट्स होते हैं अदर और लोगों के साथ, अनस्किल्ड लोगों के साथ। और जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है अनस्किल्ड लेबर की, तो कंपनी इनसे क्या करती है, रेफ़र कर लेती है कि हमें 100 वर्कर्स की ज़रूरत है, आप हमें प्रोवाइड करा दो। तो ये लोग क्या कराते हैं, वर्कर्स को प्रोवाइड करा देते हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और उसके अंडर 50-60 जो वर्कर्स होते हैं काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, जब काम होता है तो उन वर्कर्स से करा लेता है, जब काम नहीं होता तो उनको रिलीव कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है ऐसे ही लोग होते हैं जिनको कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, कंपनी को जब रिक्वायरमेंट होती है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कह देते हैं कि हमें इतने लोग प्रोवाइड करा दो। That is known as labor contractors. Last is known as casual callers. Casual callers, a company get application on and off even without declaring any vacancy. However, as and when the vacancy arises, the company make use of such application. तो कंपनी के पास एप्लीकेशन आती हैं, तो कम अगर सपोज़ करो कंपनी में अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एप्लीकेशन ले लेते हैं, कलेक्ट करके रख लेते हैं। जब कभी रिक्वायरमेंट अराइज़ होती है तो उस पर्सन को उन एप्लीकेशन में जो बेस्ट सूटेबल पर्सन होता है उनको क्या करते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं। इसकी मेन एडवांटेज ये है कि इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्क फोर्स इन कंपेरिजन टू अदर सोर्सेज, कि इसको हम चीपेस्ट सोर्स मान सकते हैं, कि आपके पास पहले से एप्लीकेशन आई हुई है, आपने क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है, चेक करना है कि विच वन इज़ द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट हु इज़ गुड फॉर द पोस्ट, तो आप उसको रख लो। तो ये सबसे चीप और बेस्ट सोर्स माना जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर source of recruitment. Next is eighth one, that is recommendation of employees. Many firms encourage their employees to recommend the name of their relatives and friends for employment. Such applicants are likely to be good employees because their background is sufficiently known. इसका मतलब ये है कि सपोज़ मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है या नोन है, ठीक है, कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैं उसका नाम रिकमेंड कर दूँगी
कि ये पर्सन जो है इस पोस्ट के लिए सूटेबल है, आप देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिक्रूट कर सकते हो। दैट इज़ नोन एज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि आपने किसी का नाम रिकमेंड किया, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, नेबर हो सकता है, आपका नोन हो सकता है, और आपको मालूम है उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, और वो इस पोस्ट को प्रॉपरली क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, तो यू कैन रिकमेंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इन द organization. That is known as the recommendation of employee, and it is known as one of the external source of recruitment. Next is web publishing. Internet is becoming a common source of recruitment. There are certain websites specifically designed for the purpose of providing information about job seekers and job provider like naukri.com, jobstreet.com, etc. वेब पब्लिशिंग जो है, दिस इज़ वेरी न्यू, और वी कैन से एंड दीज डेज इट इज़ वेरी पॉपुलर, कि हर कोई नेट यूज़ कर रहा है तो वेबसाइट पे चेक कर लेता है कि कहाँ पे कौन सी कंपनी में जॉब खाली पड़ी है, तो वहाँ पे वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जॉब प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो अपनी जॉब की सारी डिटेल जो है नेट पे डाल देते हैं, और जो जॉब सीकर्स होते हैं, जिनको जॉब चाहिए होती है, जो कैंडिडेट्स जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में कौन कौन सी पोस्ट खाली हैं, देन दे अप्लाई फॉर दैट। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक एग्जांपल आप ले सकते हैं naukri.com या monster.com, jobstreet.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको क्या मिलती हैं, वैकेंसीज़ की रिक्वायरमेंट का पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी पोस्ट खाली है, और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेके उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या कर सकते हैं, अपना रिज्यूम जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जिससे आपको जॉब ढूंढने में क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये सारे के सारे सोर्सेज कौन से, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि हम जो कैंडिडेट्स हैं वो आउटसाइड से फाइंड आउट कर रहे हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से नहीं फाइंड आउट कर रहे। इंटरनल में तो क्या होता था कि हम जो कैंडिडेट कंपनी के अंदर काम कर रहे थे उन्हीं में से हम क्या करते थे, रिक्रूट कर लेते थे, तो उसमें प्रमोशन, ट्रांसफ़र और ले ऑफ आता है। बट दीज ऑल आर द सोर्सेज फ्रॉम द आउटसाइड, जिसमें हम कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं अलग अलग बाहर के अलग अलग सोर्सेज से। इससे हमें क्या एडवांटेज होता है कि हमें कॉम्पिटेंट और जो फ्रेश टैलेंट होता है वो मिल जाता है। थैंक यू।